हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स लवर्स में। आप के लिए हम लेकर आए हैं फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और कोशिश करेंगे कि आपको फिजिक्स से जो डर लगता है, जो आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, हम उनको बहुत अच्छी तरह से समझा पाएँ। तो आप मेरा हौसला अफजाई करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ हमारी खामियां हैं, जो चीज़ लोगों को प्रॉब्लम्स दे रही हैं वो चीज़ हम क्लियर कर पा भी रहे हैं या नहीं। तो इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप मज़े लीजिए, फिज़िक्स को समझिए, फिज़िक्स में इंटरेस्ट लीजिए। फिज़िक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ जो सबसे बड़ी टॉपिक है या सबसे बड़े जो पॉइंट है, सबसे पहली बात कि वर्क क्या है, वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क होता क्या है। जब ये सब चीज़ें हम जनरली देखते हैं डेली अपनी लाइफ में, वर्क हम करते हैं, काम करते हैं। कोई एक बहुत बड़ा पत्थर हम उठा के कहीं ले के चले गए, हम अपने खेतों में काम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं। लेकिन मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिफाइन करें कि वास्तव में मैथमेटिकली वर्क होता क्या है, या साइंस की फॉर्म में हम साइंटिफिकली वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ हमें आज देखनी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स हमने पहले भी पढ़ा है, जानते हैं हम फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है। तो फोर्स रियल में है क्या, ये हम लोग पढ़ते हैं। मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, हमें इसको खींच के ले जाना है, इधर से खींच रहे हैं, ऐसे ही इधर को चल रहा है। तो इस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट काम किया है, बाहर से, सॉरी, एक्सटर्नल एजेंट बाहर से कोई काम किया है जिसकी वजह से इसमें मोशन हुआ है। ठीक है, मोशन होने का मतलब इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, चेंज इन पोजीशन। समझ रहे हैं ये बात आप? यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है वो इसकी पोजीशन में चेंज कर रही है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर कंडीशन में पोजीशन में चेंज ही हो? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है और हम जो है दीवार को धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं दीवार। तो क्या जरूरी है दीवार जो है, दीवार की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी? लेकिन हम पुश तो कर रहे हैं। इसके बजाय हम यहाँ पे एक गेट है, जैसे आपने देखा हो ना, आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है पुश और पुल, लिखा हुआ होता है ना। या तो आप ढकेलिए या आप खींचिए, तो क्या होगा, गेट की पोजीशन में चेंज होगा। लेकिन यहाँ दीवार के केस में, तो वाले केस में तो गेट की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भी पुश और पुल तो हमने लगाया है। तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में या तो चेंज करे या चेंज करने का कोशिश करे, जैसे, यानी कि अगर हम फोर्स को डिफाइन करें, फोर्स कहें कि क्या होता है, तो फोर्स से पुश
और पुल which can change or tends to change या try to change, tends to change the position of any object, जो उसकी या तो पोजीशन में चेंज कर दे या चेंज करने का कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हम वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ फोर्स एक एजेंट होगा जो वर्क करने का काम करेगा। तो देखिए फोर्स हमने पढ़ा, यानी कि यहाँ पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट लें तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा वो या तो पुश हो सकता है, हम इसको ढकेल भी सकते हैं, या वो पुल हो सकता है, हम उसको खींच भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसकी पोजीशन में चेंज हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोशिश करेगा चेंज करने की, तो चेंज कर देगा या कोशिश तो करेगा, ट्राई टू चेंज, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वर्क पे। ओके, अब आ जाते हैं वर्क पे। अब देखिए, मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास था, इस ऑब्जेक्ट पे हमने कोई पुल या पुश लगाया और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये x1 पोजीशन पे था, और एट टाइम t इज इक्वल टू t1 इसकी पोजीशन यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। ओके, दिस इज x2। ये थोड़ा सा आप जल्दी समझ रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस टाइम t1 में, जो टाइम हमने t1 यूज किया, इस टाइम t1 में उसकी पोजीशन में चेंज हुआ x2 माइनस x1, यानी कि पोजीशन में चेंज तो हुआ, ठीक है। तो पोजीशन में चेंज हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था उसी डायरेक्शन में हुआ, तो इसको हम बोलते हैं वर्क। जब भी पोजीशन में चेंज हो ऑब्जेक्ट की, दैट इज वी कैन से दैट देयर इज ए वर्क, या वी हैव डन द वर्क। ओके, अभी यहाँ पे हम पोजीशन में चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो वो पोजीशन में चेंज कैसे भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा था, है ना, वो ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा था और हम कहे कि हमने उसको रेस्ट में कर दिया। ऑब्जेक्ट पहले चला था, हमने उसको रेस्ट में कर दिया, यानी कि पोजीशन में तो चेंज, चलते हुए की पोजीशन में तो चेंज हुआ, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन इज अ फिगर ऑफ द वर्क। हम कह सकते हैं कि जब पोजीशन में चेंज हुआ तो वर्क हुआ है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस है। वर्क कब होगा? हम कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और हमने उसे पुश और पुल लगाया और ये मोशन में आ गया, ओके। या इसकी वेलोसिटी कुछ थी, हमने उसको और बढ़ा दिया, तो यानी कि फिर भी हमने वर्क किया है। या ऑब्जेक्ट की हम शेप में चेंज कर दे, ऐसा था यहाँ पे फोर्स लगाया, ये ऐसा हो गया, तो शेप में भी चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हम वर्क कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये कंडीशन हो तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ होगा। कौन कौन सी कंडीशन हो? नंबर 1, a moving object comes to rest। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो रेस्ट में आ गया, तो हम कह सकते हैं वर्क हुआ है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट
रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड वन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर दें तब भी हम कह सकते हैं कि हमने वर्क किया है। एंड लास्ट वन वी कैन से दैट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज्ड। अगर ऑब्जेक्ट की हम शेप चेंज कर दें तब भी हम कहेंगे कि हमने वर्क किया है। ओके, देखिए फिर मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं वर्क को। अगर हम कहें कि हमने किसी ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट किया हमने डी डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया और फोर्स लगाया F, तो द फोर्स, द वर्क डन, वर्क इज द प्रोडक्ट of force applied to the displacement of object in the direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमने ये चीज़ क्यों बताई भाई, हम कह रहे हैं कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे हमने कोई फोर्स अप्लाई कराई और इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया डी डिस्टेंस तक, ऐसे डी डिस्प्लेस कर दिया, तो हम ये चीज़ कह रहे हैं कि इस फोर्स को लगाने से इसमें डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू डी। और यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये दूसरा फैक्टर है। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्यों स्केलर है ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट है इनके पीछे वो डॉट प्रोडक्ट है, ये आप 11th-12th में आ गए। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर हमें जो रिजल्ट है वो स्केलर मिले तो हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। ओके, तो आज आइए अपने पॉइंट पर आते हैं कि दोनों के बीच में फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कंडीशन आती है ये कि मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना है ऐसे हॉरिजॉन्टली और हमने फोर्स लगाया है ऐसे, जी यहाँ पे ये फोर्स हमने लगाया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमें फोर्स का भी कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में लेंगे। देखिए आप इसी फोर्स को अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पहले से कम होगा, वर्क पहले से कम होगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वर्क ज़्यादा होगा, और अगर इसी फोर्स को आप दूसरी डायरेक्शन में लगाएंगे तो और इस थीटा को आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे इस वर्क की वैल्यू कम होते चली जाएगी, और जब ये फोर्स परपेंडिकुलर लगे और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। तो फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है, वर्क डिपेंड करता है फोर्स की डायरेक्शन पे। तो अब हमें इस फोर्स का कौन सा एक फैक्टर जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा केवल वही इसको आगे लेकर जाएगा। आप जानते हैं अगर हम वेक्टर की बात करें तो किसी
हॉरिजॉन्टल से अगर किसी अदर एंगल पर कोई वेक्टर काम होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें कोई इसमें वर्क नहीं करेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेगा। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा आप समझ रहे हैं, वो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लेकिन अब फोर्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। और दैट मीन्स एफ कोस थीटा इंटू डी, एंड वी कैन से दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ये है आपका एक जनरल फॉर्म, यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब डिपेंड करेगा कि थीटा क्या है। अब यहां तीन केसेस हैं। फर्स्ट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एफ एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन। आपको बताया भी था कि जब एफ और डी सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क मैक्सिमम होगा। और इसको हम मैथमेटिकली भी अब देख लेते हैं। कैसे? देखिए, जब W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 और cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो W मैक्सिमम होगा। और वो कितना होगा? एफ इंटू डी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये एफ इंटू डी, तो ये होगा मैक्सिमम वर्क। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। सेकंड वन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, एंड इन दिस केस हमने वैसे थ्योरेटिकली पढ़ा था कि जो वर्क होगा वो 0 होगा। और मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 90 डिग्री, और एफ डी कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इस कंडीशन में वर्क डन इज 0। यानी कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, अगर एक कुली अपने सिर पर एक कितने भी भारी वजन को लेकर जाए तो उस वजन के कारण, वजन का जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा उसके कारण डिस्प्लेसमेंट चूंकि परपेंडिकुलर है तो उसके कारण कोई भी वर्क डन नहीं हो। ठीक है। नंबर थ्री हम कहें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं तो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180, और ये होगा एफ डी इंटू -1, यानी कि माइनस का एफ डी। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ भी कह सकते हैं कि वर्क दो टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। और नेगेटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स एंड डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। ओके, तो वर्क की हमने पढ़ी कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसकी जो यूनिट है वर्क की, दैट इज, एक तो वहाँ से न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, और वी कैन से दैट जूल।
न्यूटन मीटर या जूल। ओके, समझ आई? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आपने वर्क के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम ये कहें, कोई हमें ये कहे कि भाई हमें जो है किसी ऑब्जेक्ट पर 1 जूल वर्क करना है, 1 जूल वर्क करना है, तो 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 जूल वर्क को अगर हमें डिफाइन करना है, डिफाइन क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 जूल वर्क, डिफाइन 1 जूल वर्क। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, 1 जूल वर्क, चूंकि वर्क को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये जूल में आता है। तो किसी तरह से अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि जो वर्क हुआ है वो 1 जूल हुआ है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि अगर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी है और अगर फोर्स भी 1 न्यूटन हो जाए और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर मैंने जो फोर्स लगाया वो 1 न्यूटन लगाया, और 1 न्यूटन फोर्स से जो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 1 मीटर हुआ, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ होगा दैट इज़ 1 जूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इफ 1 जूल ऑफ वर्क displaced an object 1 meter, then the work done on object is 1 joule. Okay, this is the unit of definition of the unit of work. Okay, now नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये एक टॉपिक और आता है, हम इसमें कहें कि वर्क डन जो है डिपेंडेंस, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये हमने देखना है। तो नंबर 1, वर्क डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स। फोर्स पे कैसे डिपेंड करेगा? ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर द वर्क। हमने पढ़ा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, तो आप सोचिए अगर एफ को बढ़ाएंगे तो W बढ़ेगा ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। मोर द डिस्प्लेसमेंट, मोर द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, मोर द वर्क डन। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेस ज़्यादा हुआ है तो वर्क भी ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, एंड थर्ड वन, इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, डिपेंड्स अपॉन थीटा, यानी कि एंगल ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपने अभी देखा था कि वो कैसे डिफाइन करेगा। 3 कंडीशन हमने देखी थी, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 180। ये केस हमने देखे थे। ठीक है, ओके, हमने पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हम इस चीज़ को
अप्लाई करें, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं कैसे हम फोर्स निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लो एक कुली है, क्या है, कुली है, ठीक है। वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा भारी बैग ले रखा है, ठीक है, और वो इसे ग्राउंड से उठाता है, ठीक है, ग्राउंड से उठाता है। और ग्राउंड से अब उसकी जो हाइट है वो यहाँ से 1.5 मीटर तक उठाता है ऊपर, ठीक है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इसको उठाने के लिए इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, बैक किस डायरेक्शन में गया, इसी डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा, एंड दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स, अब फोर्स कहाँ से आए, देखिए जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपको पता है अर्थ उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि हम एफ की जगह लिख सकते हैं mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे से ऊपर तक लेके गया, दैट इज 1.5 मीटर, ओके, ठीक है, ठीक है। मास कितना था, 15 किलोग्राम, जी की वैल्यू होती है आपकी 10 इंटू 1.5, तो ये हो गया 15 गुणा 15, दैट इज इक्वल टू 225 जूल। दिस इज द वर्क डन, ओके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। आशा है आपको वर्क और इससे संबंधित हर एक पॉइंट यानी कि डिपेंडेंस और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क समझ आया होगा, और न्यूमेरिकल भी हम इस पर फिर करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी के मन से फिजिक्स का डर निकल सके और सभी को जो इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से डर लगता है वो ना हो, और हम सब फिजिक्स को प्यार करें, और तभी हमारा नाम सार्थक होगा फिजिक्स लवर्स, और हम सब इस फिजिक्स लवर्स परिवार के सदस्य हैं। तो आप सब अपने इस परिवार को बढ़ाने में सहायता करें। धन्यवाद।